लेट हो गया आज। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाइएगा और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और बढ़िया भी होंगे। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति वाले चैप्टर की। जी, पढ़ा दें, स्टार्ट करें आज का सेशन। आ गए हो सभी? हम्म। डेल्टाई वनों तक हो गया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है ना? जी जी। हम्म। डेल्टाई वनों तक हो गया था ना। अब आता है पर्वतीय वन। नेक्स्ट डालो पर्वतीय वन, ध्यान देंगे अभी सभी साथी। आवाज वगैरह सब ओके है ना? पर्वतीय वन। आप डालो पर्वतीय वन। पर्वतीय वन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं। देखिए, इसमें आपको बता दूं, ऐसे वन होते हैं ये जो 1000 से 2000 मीटर के बीच में उगते हैं। ये कहाँ से कहाँ ऊंचाई में उगेंगे? तो 1000 से 2000 मीटर के बीच में उगते हैं। पहली बात तो मतलब इन्हें तीन बार पार्ट्स में बांट के पढ़ते हैं। ज्यादा ठंडा पानी मत लाइए बाबू। 1000 से 2000 मीटर के बीच, 1000 से 2000 मीटर के बीच में उगते हैं, है ना? 1000 से 2000 मीटर के बीच में उगते हैं, जैसे ओक और चेस्टनट। ओक और ओक और चेस्टनट। ठीक है, याद रखना, मतलब ये इतने पे ही उगेंगे, ओक एंड चेस्टनट। ओक एंड चेस्टनट between an altitude of 1000 से 2000 मीटर के बीच में।
बिटवीन एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 से 2000 मीटर के बीच में। अब याद रखना 2000 से 3000, 2000 से 3000 के बीच में, मीटर के बीच में कौन कौन से उगेंगे ये बताओ। तो पाइन, देवदार, सिल्वर फर, पाइन, देवदार, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, सिल्वर अलग है ना, सिल्वर, सिल्वर फर, सिल्वर फर, स्प्रूस व सिडार। पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, एंड सिडार। एंड सिडार, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब 2800 से 4000 के बीच में, जूनिपर, बर्च, रोडोडोंड्रोन। जूनिपर, बर्च, रोडोन, ड्रोन, ये उगते हैं। ठीक है, 2800 से 4000 के बीच में जूनिपर, बर्च, रोडोन, डोंड्रोन। ठीक है, जूनिपर, बर्च, रोडोन, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बस ये हो गए सारे वन। अब मैं इसके जो है एग्जाम में पीवाईक्यू जो आते हैं ना वो बताने हैं। छोटी मैम कहाँ है, वो सो रही है। यहाँ पे हो गया है, यहाँ तक बताइए जी। देखो ध्यान से, पर्वतीय वन हो गया। अब ये जो मैं आगे कराऊंगी कल वन, सारे वन तो मैंने पढ़ा दिए थे। अब ये मैं पीवाईक्यू पढ़ाने जा रही हूँ। जितने भी पीवाईक्यू है ना जो लास्ट ईयर, इस पता है ये ना, ये पीवाईक्यू का मतलब ये होता है कि मैंने लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन आपका, क्योंकि वन तो मैंने कल पढ़ा दिए, सदाबहार वन, पर्वतीय वन, डेल्टाई वन, मरुस्थलीय वन, पर्णपाती वन कल की क्लास में हो गए ना। अब तेंदू की पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं। तो वो मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तेंदू के पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल बेड़ी बनाने के लिए किया जाता है। तेंदू के पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल बीड़ी बनाने के लिए
तेंदू के पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। तेंदू ट्री लीव्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बीड़ी। तेंदू ट्री लीव्स तेंदू ट्री लीव्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बीड़ी। तेंदू के पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। भारत में तेंदू के पत्तों के लिए कौन प्रसिद्ध है? भारत में तेंदू के पत्तों के लिए बुंदेलखंड प्रसिद्ध है। भारत में तेंदू के पत्तों के लिए बुंदेलखंड प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड इज फेमस बुंदेलखंड इज फेमस फॉर फॉर तेंदू लीव्स इन इंडिया। भारत में तेंदू के पत्तों के लिए बुंदेलखंड प्रसिद्ध है। तेंदू को क्या बोलते हैं? हरा सोना। क्या बोलते हैं? ग्रीन गोल्ड बोलते हैं। ग्रीन गोल्ड बोलते हैं। बुंदेलखंड ये कहाँ पर स्थित है? बुंदेलखंड कहाँ स्थित है? बुंदेलखंड बुंदेलखंड कहाँ स्थित है? तो भारत के मध्य भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत के मध्य भाग में भारत के मध्य भाग में स्थित है। सेंट्रल पार्ट इन इंडिया। सेंट्रल पार्ट इन इंडिया। कवरिंग ये कवर करता है सम पार्ट ऑफ एमपी, पार्ट ऑफ एमपी एंड सम पार्ट ऑफ यूपी। ये आपको ध्यान रखना है। अगले पे चले, यहाँ तक हो गया। ये आप मतलब ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तेंदू के पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है एग्जामिनर ने पूछा, तो मैंने आपको बताया कि बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। तो भारत में तेंदू के पत्तों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो भारत में तेंदू के पत्तों के लिए बुंदेलखंड प्रसिद्ध है। तेंदू को बुंदेलखंड में हरा सोना कहा जाता है। बुंदेलखंड भारत के मध्य भाग में स्थित है। अब आगे बात करते हैं पुनर्वन रोपण का अर्थ। ये भी आ गया है, इसका ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। ये भी
पुनर्वन रोपण का अर्थ, इसका क्या अर्थ है? रिफोरेस्टेशन। रिफोरेस्ट रिफोरेस्टेशन, नष्ट हुए वनों में नए पेड़ लगाना। नष्ट हुए वनों में नए पेड़ लगाना। नष्ट हुए वनों में क्या लगाना? नए पेड़ लगाना। ये प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। इसका मीनिंग क्या है? पुनर्वन रोपण का एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो आप इस पे टिक करके आना। नष्ट हुए वनों में नए पेड़ लगाना, तो प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, वनीकरण का मतलब क्या है? वनीकरण, एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन यह एक ऐसे क्षेत्र में पेड़ और पेड़ के पौधे लगाने की प्रक्रिया है। यह एक ऐसे क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र में पेड़ और पेड़ के पौधे लगाने की प्रक्रिया है। लगाने की यह एक ऐसे क्षेत्र में पेड़ और पेड़ के पौधे लगाने की प्रक्रिया है जहां पहले वन नहीं था। जहां पहले वन नहीं था, मतलब इसका वनीकरण का मीनिंग ये होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। इट इज द प्रोसेस ऑफ इट इज द प्रोसेस ऑफ planting trees and tree saplings and tree saplings in an area where there was no was no forest before। ये आपको ये याद रखना है। चंदन की लकड़ी, आपको पता है भारत में ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है, आ गया है एग्जाम में, याद रखना है कि चंदन की लकड़ी भारत में चंदन की लकड़ी भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में मिलती है। पूछा जाता है कि चंदन के पेड़ जो हैं वो किन वनों में मिलते हैं।
चंदन की लकड़ी भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में मिलती है। सैंडलवुड इज फाउंड इन। सैंडलवुड इज फाउंड इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक है। और कौन से स्टेट में मिलेंगे चंदन के पेड़? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो चंदन के पेड़ हैं कौन से स्टेट में मिलेंगे? कर्नाटका में। किस में मिलेंगे? कर्नाटका में। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये मतलब पूछा जाएगा कि कौन से स्टेट में, कौन से किस प्रकार के वनों में, पर्णपाती वनों में। आगे बात करते हैं। जी। पीछे वाले किसकी हिंदी नहीं लिखी मैंने? तुम दिमाग मत चलाया करो, सबकी हिंदी लिख तो रखी है। हाँ, परेशान करवा लो बस। चंदन के पेड़ एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर में आते हैं भाई, ये याद करनी है। अब आता है क्रिकेट बैट। पढ़ने पे ध्यान दो इधर। क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए विल्लो वृक्ष की लकड़ी का उपयोग होता है। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए का बल्ला की लकड़ी का उपयोग होता है। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए विल्लो वृक्ष की लकड़ी का उपयोग होता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। विल्लो वुड। विल्लो वुड, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब एक इम्पोर्टेंट, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ गया है, वन महोत्सव। भाई एग्जाम में प्रीवियस ईयर में काफी बार आ गया है वन महोत्सव। वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। जुलाई के किस में मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ये मनाया जाता है। और
महत्व क्या है अपने वनों को उगाना व बचाना, इसका इम्पोर्टेंस क्या है वन महोत्सव का, मतलब उद्देश्य क्या है ये कह सकते हैं। महत्व, अपने वनों को उगाना व बचाना। को अपने वनों को उगाना और बचाना और जागरूकता फैलाना। वे जागरूकता फैलाना, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोइंग एंड सेविंग अवर फॉरेस्ट, इम्पोर्टेंस इसकी क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोइंग एंड सेविंग ऑफ ग्रोइंग एंड सेविंग अवर फॉरेस्ट, अवर फॉरेस्ट एंड क्रिएट अवेयरनेस, एंड क्रिएट एंड क्रिएट अवेयरनेस। ठीक है, एक ये वन महोत्सव ये हो गया। ये आप अच्छे से याद रखना कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। अपने वनों को उगाना व बचाना और जागरूकता फैलाना इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है। अब एक आता है वन्य जीव सप्ताह। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, आ चुके हैं ये ठीक है। वन्य जीव सप्ताह, वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। कब? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। 2 से 8 अक्टूबर को पूरे भारत में हर साल मनाया जाता है। 2 से 8 अक्टूबर को पूरे भारत में हर साल मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है, ये बात याद रखेंगे। और फर्स्ट टाइम पहली बार कब मनाया गया? पहली बार 1957 में पहला वन्यजीव सप्ताह मनाया गया। पहला वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान,
भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये कहाँ पर है? भोपाल। स्टैब्लिश्ड हुआ था 1982 में। एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1982 में स्थापित हुआ था। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। भोपाल इन मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? इन मध्य प्रदेश। मतलब ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो मैंने अब तक लिखवा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, द इंडियन इंस्टीट्यूट, हो गया, यहाँ तक लिख लिया, ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज लोकेटेड। तो पता चल गया ना कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। भोपाल इन मध्य प्रदेश है ना। वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? वन अनुसंधान संस्थान ये बता दो। ये संस्थान है, ये याद करने होते हैं। वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये देहरादून उत्तराखंड में है। उत्तराखंड। हो गया। गोविंद वल्लभ पंत, आगे ही लिखना पड़ेगा, यहाँ तो जगह ही नहीं है। गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान। गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट। गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट, ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में। ये इम्पोर्टेंट है, ये सब याद करने हैं। अल्मोड़ा उत्तराखंड में।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम, ये 2002। ये सन याद रखने, इनकी ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये आएंगे, ये पूछे जाते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट, ये कब आया? 2002 में आया, ऐसे याद रखना है। वायु प्रदूषण निवारण, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। इसका सन क्या है? सन याद करने, 1981। 1981। जैव विविधता अधिनियम, बायोडायवर्सिटी एक्ट। जैव विविधता अधिनियम, इसका क्या है? जैव विविधता अधिनियम, बायोडायवर्सिटी एक्ट। ये 2002। ये 2002। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट।
इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986। सबके सन याद करने हैं, दिमाग में ये बिठाना बस। ये सबके सन याद करने हैं। वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। 1980। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। बस दो और रह गए, अब ये अधिनियम कंप्लीट हो गए। जल प्रदूषण अधिनियम। जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन एक्ट। वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम का 2010। और एक और बचा लास्ट, यही लिख लो। बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, बायोडायवर्सिटी एक्ट। बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002, ये 2002 में। ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया है जी। एसके अजहर। आपकी बंगाली नहीं आती है मेरे को समझ। खत्म हो गया ये अब। अच्छा जी अरुण जी। खत्म हो गया है, अब जनजाति वाला टॉपिक करवा दूं। ये प्रीवियस ईयर थे। हाँ ऐसे करती हूँ, जनजाति में तो कुछ पढ़ाना ही नहीं है, जनजाति की वो और दे देती हूँ। जनजाति तो तुम्हें याद ही करनी है कि ये जनजाति यहाँ मिलती है, ये जनजाति यहाँ मिलती है, बात खत्म। मतलब ये प्राकृतिक वनस्पति का। ठीक है। हाँ जनजाति, तो अब बचे बचे कौन कौन से टॉपिक बचे, जनजाति भी हो जाएगा तो जलवायु, परिवहन और जनगणना, ये तीन टॉपिक बचे हैं। जी। ऐसे करती हूँ मैं जनजाति की
पीडीएफ दे दूँ ना? हाँ, क्योंकि देखो मैं बताती हूँ, कल क्लास होगी नहीं, कल क्लास होगी नहीं, परसों संडे है। तो आप ऐसे करना ना, तो जनजाति तो आपको पता है किस स्टेट में कौन सी जनजाति पाई जाती है, वो यही याद करना होता है। वो तो जितनी बार आप रिपीट करोगे उतनी बार वो याद होगी। तो जनजाति वाली पीडीएफ मैं आपको दे दूँ, अपने आप लिख लोगे? आप बता दो अगर सहमत हो तो पीडीएफ तभी दूंगी, या मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूँ, फिर अपना आप लिखवा देना। कौन सा क्वेश्चन? तीन रॉन्ग है। जी बताइए। फिर तीन जब टॉपिक खत्म हो जाएंगे उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि किस स्टेट में कौन सी ट्राइब पाई जा रही यही तो पूछा जा रहा है ना? एक मिनट रुको, मैं तुम्हें जनजाति भी पीडीएफ अच्छे से देती हूँ। फिर तीन टॉपिक रहेंगे इंडियन ज्योग्राफी के, वो तो तुम कर ही लोगे। मैम, इनके सन याद करने हैं तो इतना टेंशन क्यों लेते हो? अपना आप याद हो जाएंगे सन तो। रिवीजन अपने आप करा करो घर पे बैठ के। जी। जनजाति लिखने की मेरे प्यारे दोस्त कोई आवश्यकता नहीं है, वरना मैं पढ़ा देती। ये पीडीएफ से ही पढ़नी पड़ेगी। ये तो मैं, अगर मैं मंडे को भी क्लास लेती, आप ध्यान से समझो, तो मैं पीडीएफ से ही पढ़ाती। जी। आप परेशान क्यों होते हो? इधर आओ। पूरा देखो, मेरे तो हाथों के लिखे हुए नोट्स रहते हैं, तुम्हें पता है मैं हाथों से लिख के पढ़ाती हूँ। जनजाति का मतलब क्या है? नहीं, मेरी बात सुनो। पीडीएफ का मतलब ये थोड़ी है कि अब मैं फैक्चुअल डाटा भी तुम्हें मैं लिखूंगी, ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ अवनीश, ऐसे मत लिखो, 3 और 4 पूरा लिख के बताओ कौन सा। हाँ। जी। वर्ल्ड ज्योग्राफी तो पढ़ना पड़ेगा और क्या। वर्ल्ड ज्योग्राफी तो तीन, तीन, तीन को तीन इसके कर लो ये टॉपिक। फिर आपकी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे अगले हफ्ते से। अगले हफ्ते स्टार्ट हो जाएगी, बस वो 10 दिन 10-15 दिन में खत्म हो जाएगी। खत्म आपका चैप्टर तो। जनजाति। पहाड़ी इलाकों और वनों में रहना पसंद करते हैं, शहरों में रहना पसंद नहीं करते। विशिष्ट संस्कृति, पहचान, परिधान, वेशभूषा सब अलग होती है। बाहरी समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच करते हैं और आर्थिक रूप से बहुत गरीबी देखी जाती है। जंगलों में रहने वाले ही होते हैं। जो शहर है, सिटी है, उनसे इनका बहुत ज्यादा कटाव होता है। जी। जनजाति और जाति निश्चित भूभाग पर रहती है। जाति, हम कहीं भी रहने चले जाते हैं, जहां हमारी जॉब लगती है हम वहीं रहने चले जाते हैं, लेकिन ये अपने जगह पर ही रहना पसंद करते हैं। व्यवसाय प्रतिबंध नहीं होता भैया। जातियों में ये कहा जाता है लोहार का बेटा लोहार बनेगा, सुनार का बेटा सुनार बनेगा। जातियों में तो यही कहा जाता है। इसमें तो जो मन वो कर लेते हैं। उच्चता एवं निम्नता का भाव रहता है भैया। जातियों में छुआछूत रहती है। वो ऐसी जाति का है, उसके घर पानी नहीं पीना, उसके घर खाना नहीं खाना। ये शादी किसी से भी भैया सेम जाति में ही करना पसंद करते हैं अभी भी आजकल के लोग। अभी तो होने लगे हैं ऐसे, अलग अलग कहाँ करना पसंद करते हैं। मन नहीं कर देते, नहीं नहीं हमें नहीं करनी, अदर कास्ट का है वो बच्चा, इस तरीके से, है ना? तो जनजाति और जाति में ये फर्क होता है। इसके बाद भारत की प्रमुख जनजातियां कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी। देखो ये कितनी अलग है, हम कैसे हैं और ये कैसे हैं। इनकी वेशभूषा, इनका पहनावा, सब कुछ कितना अलग है। ये जनजाति है। ये जनजाति पूरा मैप में एक एक जनजाति दी गई है। 2 मैप है, ये देखना, है ना? अब देखो कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति, बस यही है, यही है, कुछ नहीं करना। तभी तो कह रही हूँ इसे अपने आप ही घर पे बैठ के लिख के लेके आना। और ये तो बस क्या सा है, ये तो अब देखो, ये मैंने जब भी मैं किसी बैच में पढ़ाती हूँ तो मैं इसे ऐसे ही पढ़ाती हूँ।
इसे लिखूंगी स्टेट में कि इस स्टेट में ये पाई जा रही है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। जनजाति में तो किसी से भी ब्याह कर लेते हैं, लेकिन ये बात है जाति में नहीं करते। सेम कास्ट की लड़की लड़के को ही पसंद किया जाता है, परिवार वाले ज्यादातर उन्हीं को ही कहते हैं भाई सेम कास्ट में करो, अभी भी यही चलन है। बड़े नहीं मानते हैं हमारे, है ना। तो ये खुद देखो, है ना। अरुणाचल प्रदेश में अपतानी, डफला, मिश्मी, अबोर ट्राइब पाई जाती है। और नागालैंड में नागा, कोन्याक, सेमा, अंगामी। और जहां मैंने इम्पोर्टेंट लगा रखा है ना, तो इम्पोर्टेंट का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं वो ध्यान रखना। जैसे मणिपुर की कुकी जनजाति प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ गई है, तो ये आप कर दीजिएगा, है ना। मिजोरम में मीजो, लाखर, पावी, चकमा। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। त्रिपुरा में रियांग, उचई, जमातिया, लुसाई। असम में चकमा, डिमासा, हाजेंग। अंडमान निकोबार में सेंटेनलीज, ओंज, जारवा, शोम्पेन, महानमानीस। लक्षद्वीप में मालमिस और वासी। सिक्किम में लेपचा और भूटिया। लिखो मत, ये कल परसों सैटरडे संडे जब आपका मन करे जब लिख लेना। ये तो आपको स्टेट वाइज याद करनी पड़ेगी, बार बार दोहरानी पड़ेंगी। तभी तो मैंने आज दे दी, फिर बस जलवायु, परिवहन और जनगणना 3 टॉपिक रह जाएंगे, वो मैं उन्हें लिख लिख कर पढ़ा दूंगी। और फिर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा दूंगी आपको। तो दिमाग से काम करना है ना। अगर जनजाति में मंडे को पढ़ाती, फिर मैं कहती तुम मुझसे लिख के लाओ। अभी तो तुम्हारे पास 2 दिन का नहीं, 3 दिन का ही समय है। मंडे को भी शाम को 5 बजे क्लास होगी, तो जब भी आपको 3 दिन में वक्त मिले तभी लिख लेना। जी जी जी। हाँ, पंजाब में सासी, जम्मू कश्मीर में कौन सी ट्राइब पाई जाती है? बकरवाल, गुज्जर, गद्दी। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर। और इसमें से देखो, उत्तराखंड की जौन सारी एग्जाम में आ चुकी है, ये याद करना। उत्तर प्रदेश की थारू एग्जाम में आ गई, मध्य प्रदेश की भील एग्जाम में आ गई, झारखंड की संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, ये सभी एग्जाम में आ चुकी हैं। तो आपको पूरी याद करने की जरूरत क्या है? जो एग्जाम में आ गई है वही याद करो। ये एग्जाम में आ गई जिसमें मैंने टिक लगा रखी है, तो आप वही याद करना जो एग्जाम में आई हुई है। जब लास्ट ईयर एग्जाम में नहीं आई तो अब कौन सा आ जाएंगी, अब मत पढ़ रहना, है ना। देखो, आंध्र प्रदेश की चेंचू जनजाति एग्जाम में आई हुई है। केरल की मोपला जनजाति एग्जाम में आई हुई है, याद करना। तमिलनाडु की टोडा जनजाति एग्जाम में आई हुई है। टोडा जनजाति भैंस पालती है, ये याद करना। टोडा जनजाति किस पहाड़ी पर रहती है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ है कि नीलगिरी पहाड़ी पर रहती है। बस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी प्राकृतिक वनस्पति के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए ना, वैसे ये है कि थारू जनजाति यूपी में, गद्दी जनजाति धौलाधर पर्वत श्रेणी में जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सरहुल तिहार मुंडा में, कत्था बनाने वाली जनजाति खेरवार जनजाति, भूटिया लेपचा सिक्किम में पाई जाती है, मुंडा जनजाति झारखंड में, अहोम अहोम जनजाति असम में, कुकी ट्राइब मणिपुर में, चेचू आंध्र प्रदेश में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर एग्जाम में आ गए। तो मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दिया, खत्म। बस इतना ही है। तो आराम से, कल और परसों का समय है, अब मैं इन्हें एक साथ कंबाइंड पीडीएफ कर रही हूँ, ताकि आप आराम से पढ़ लो। लो, अब आप जो मन करे वो कर लेना, सब मैंने एक साथ दे दी है। मेरे प्यारे भाई दीपक, मैं मंडे को जो हमारा जलवायु वाला टॉपिक होगा उसको मैं लिख कर ही पढ़ाऊंगी। ये मेरे प्यारे भाई, ये स्टेट वाइज अपना आप याद करनी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैंने बता दी, जो जिस पे हरा कलर का टिक का निशान हो रहा है वही याद करना, वही इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई एग्जाम में आया हुआ ही नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? जो मैं बता रही हूँ वही याद करो, इसके अलावा आएगा भी नहीं। चलो, तो थैंक यू, 2 दिन की छुट्टी है, मजे करो, बाय। जी, अच्छा लगा सेशन? अब प्यारा सा जल्दी से शुक्रिया तो बोल दो। तुम्हारी देख लो, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दी मैंने, 3 टॉपिक बचे तुम्हारे। हाँ,
अच्छा लगा सेशन? थैंक यू।